दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जहां हम चर्चा कर रहे थे तरंग के बारे में, वेव के बारे में। वेव से बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लगे रहिए और आज की क्लास देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने। और आज हमारा फिजिक्स का जो है 25 नंबर का लेक्चर है, ओवरऑल देखेंगे तो 480 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास देखने से कुल 14,400 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, प्रतिदिन 30-30 सवाल पढ़कर हम अपने 480 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। ये फिजिक्स हमारा 7वां विषय है, 6 विषय में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ध्यान देंगे, यदि आपको भरोसा है कि नितिन सर अच्छा कंटेंट देते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, हमें समझा लेते हैं, तो आप एक मौका दीजिए और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बहुत सस्ता कोर्स है दोस्तों, बहुत कम प्राइस में दोस्तों लॉन्च किया गया है। और हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री का एक बैच है। कहीं ना कहीं जीएस आपको मजबूत करना होगा तो एक बार हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कीजिए। आपको लग रहा होगा सर कि साइंस कब आएगा, अरे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक एक करके आप पढ़ लो। जब तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, होने वाला होगा, उसके पहले ही आपको दूसरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक मौका दीजिए, डेमो क्लास देखिए और अच्छा लगे तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर, करा कि अल्फा किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण और एक्स किरण में से कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है, नहीं सॉरी, कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण है। तो नहीं वाले भी सवाल दे सकता है, वाले भी दे सकता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा दोस्तों, कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण, कौन सी विद्युत चुंबकीय किरण है। ठीक है, तो है पूछा तो याद रखेगा गामा किरण ये एक तरह का विद्युत चुंबकीय किरण होता है, अवरक्त किरण यह भी विद्युत चुंबकीय होती है और एक्स किरण यह भी विद्युत चुंबकीय होती है। ये तीनों दोस्तों क्या है, तीनों की तीनों किरणें ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। ठीक है, सॉरी। और ये जो अल्फा किरण लिख रहा है दोस्तों, तो अल्फा किरण याद रखेगा ये विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय किरण नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा परीक्षा में क्या पूछा है, उसी के अनुरूप आप अपना जवाब दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, करा एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है। कभी भी हमेशा याद रखिएगा इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा। ठीक है, यदि आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य का घटना तय है। ठीक है, यदि आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्ध्य का घटना क्या दोस्तों, तय है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा। आवृत्ति बढ़ने पर उल्टा भी पूछ सकता था कि बताइए तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर क्या होगा, तो आवृत्ति घटेगी। तरंग दैर्ध्य घटने पर क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन होता है, आपको इतनी बात जो है याद रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा किन तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समानांतर गति करते हैं। ठीक है, करा बताइए वो कौन सी तरंग है जिसमें कंपन यानी वेव, ठीक है, कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं। दोस्तों बताइए अनुदैर्ध्य में या अनुप्रस्थ में। हमेशा याद रखेगा जब कभी समानांतर दे देना तो जवाब क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। आपको पता है, जैसे देखिए आप समझ रहे होंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में क्या अंतर होता है। मैं सिंपल सी बात बता दूं, स्प्रिंग देखते हैं ना, स्प्रिंग कैसा ऐसे से बना होता है स्प्रिंग ना, स्प्रिंग को खींचिए और छोड़िए, बस यही समझ लीजिए अनुदैर्ध्य है। और रस्सी ले लीजिए और रस्सी को ऐसे जोर जोर से ऊपर नीचे कीजिए तो रस्सी एक ऐसा शेप बनाती है, वो अनुप्रस्थ है। यही अंतर होता है। अब स्प्रिंग का डिजाइन आप देखिए अपने दिमाग में और रस्सी के द्वारा बनाए गए डिजाइन को देखिए, यही अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर है। इसको आप इससे ज्यादा आसान भाषा में कोई आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, स्प्रिंग। एक चीज और आपको बताएं, जब भूकंप वगैरह आता ना, तो भूकंप आने के दौरान जो भूकंप आने के दौरान जो पी वेव्स होते हैं दोस्तों, जो पी तरंगे होती हैं, वो क्या बनाती है दोस्तों, वो अनुदैर्ध्य तरंगों का ही एग्जाम्पल होता है, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके सामने आता ही रहता है, एग्जामिनर देता ही रहता है। ठीक है, आगे देखिए, करा भूकंप व विस्फोट के कारण समुद्र तल पर किस प्रकार की तरंगे दोस्तों उत्पन्न होती, पैदा होती। अभी बताया मैंने आपको कि चाहे भूकंप हो चाहे विस्फोट हो, इसके कारण दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग पैदा होती। कौन सी तरंग,
अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंग का दोस्तों जन्म होता है, ये आप याद रखेंगे, भूकंप या विस्फोट के कारण। और मैंने एक चीज और को आपको बताया, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, ये समानांतर गति करती हैं, ये पॉइंट आप याद रखेगा। और दूसरा इसका अच्छा से एग्जांपल स्प्रिंग आप याद रखेगा, ताकि आपको जो है याद रहे। देखिए स्प्रिंग ऐसे रहता है ना, बस यही अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है दोस्तों, ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कठिन नहीं है यार, 4 ऑप्शन मिलेगा, जो लिख रहा हूं इसी में से कुछ न कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा। आप देखिएगा एग्जाम में, या आप क्वेश्चन पेपर हल कीजिए ना, तो आपको समझ में आएगा अपने आप। कर संचरण की दिशा के लंबवत, देखिए 2 चीजें बनती हैं। ठीक है, 2 सवाल बनते हैं। क्या क्या सवाल बनता है? एक बनता है सवाल संचरण की दिशा में, देखिए पहला सवाल बनता है समानांतर। ठीक है, क्या बनता है? समानांतर। दूसरा सवाल बनता है लंबवत। क्या बनता है? लंबवत। कभी भी आपसे समानांतर पूछे तो क्या बताएंगे? अनुदैर्ध्य बताइएगा। कभी भी आपसे लंबवत पूछे क्या बताएंगे? अनुप्रस्थ बताइएगा। सारे परीक्षाओं में हम भूल जाते हैं, अनुप्रस्थ वाला भूल जाते हैं। आइए मैं बताता हूं, अनुप्रस्थ में ऐसे प्र बना हुआ है ना, बस ये आपको लंबवत नहीं दिख रहा, ये लंबवत। ठीक है, तो इसी से लंब पकड़ लीजिए। ठीक है, लंब, तो लंबवत वाली जहां बात आएगी ना, वहां अनुप्रस्थ याद रखिएगा। यहां मैं पढ़ा के गया और वहां आप भूल गए। ठीक है, तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा? इसलिए छोटी छोटी जो बातें आपको समझा रहा हूं उसको भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। यहां जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा। अनुप्रस्थ हमेशा क्या होता है? यह संचरण की दिशा के लंबवत होता है, प्लस इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल रस्सी है। ये 3 बातें दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है। जब तक आप नहीं जानते, जब तक आप नहीं पढ़ते, तभी तक कोई चीज कठिन है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको ऐसे विषय को घोल कर पिलाऊंगा ना कि आप सोचेंगे कि सर इतना आसान भी हो सकता है क्या पढ़ना। आप सोचो फिजिक्स जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट भी आसान मालूम हो रहा होगा। आगे देखिए, करा किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर देने पर उसके तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहले एक लाइन की बात याद रखिएगा, यदि आवृत्ति क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी बढ़ गया। आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा दोस्तों? घटेगा। यही तो पढ़ाया था। अब कितने गुना बढ़ रहा है उसको छोड़िए, तरंग दैर्ध्य बढ़े, आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, इतना एक्सेप्ट है ना आपको। अब आइए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, जो भी परीक्षा में आएगा देख लिया जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आवृत्ति दोस्तों, आवृत्ति अपने मूल पर होती तो तरंग भाई जितना रहता उससे कम ही दोस्तों तरंग दैर्ध्य होता। अब जब आवृत्ति को आपने क्या कर दिया? गुणे 2 कर दिया, तो यहां जो तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य तो घटता है, तो तरंग दैर्ध्य अपने मूल का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बच्चा ही नहीं सोच पाता, बच्चा सोचता है कि आवृत्ति 2 गुनी हो गई तो 2 हो गया, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो 2 से घटकर 1 हो गया, तो बच्चा यहां तरंग दैर्ध्य को 1 कर देता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, गुणे 2 तो बटा के 1/2। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे क्या हो जाएगा? मूल का आधा। ठीक है, मूल का आधा हो जाएगा। ठीक है, जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा, ऐसे समझिएगा, ये आपका उत्तर होगा। समझ रहे हैं ना गलती क्या हो? देखिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों के समझाएं कि आप परीक्षा में क्या सोच लेते हैं। वो 2 गुना करके उसका आधा कर देता है और 1 कर देता है उत्तर। नहीं, 1 तो पहले से था ना, वहां वो आवृत्ति 2 गुनी हुई तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी मूल का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 ही बचेगा। समझ रहे हैं? तो इस बात को याद रखेगा, दोबारा न कहेगा कि नितिन सर ने अपनी क्लास में नहीं समझाया। ठीक है, आगे देखिए, करा सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होती है। कौन सा? सूर्य द्वारा उत्पन्न कौन सा विकिरण दोस्तों? तो पराबैंगनी किरण। कौन सा? पराबैंगनी किरण। बच्चा जानता है इसके बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से जानते हैं। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से चलकर दोस्तों धरती पर आती हैं और बहुत नुकसानदायक होती हैं। त्वचा कैंसर भी इससे होता है, पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में क्या सही है? देखिए एक लाइन में आपको समझा दूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में क्या सही है? ध्वनि और प्रकाश के बारे में क्या सही है? सुनिएगा, जो ध्वनि होती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये अनुदैर्ध्य होती हैं।
अनुदैर्ध्य होती हैं तो समानांतर होती हैं, समझ में आ रहा है। और जो प्रकाश तरंगे होती हैं यह अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं तो ये संचरण की दिशा में लंबवत गति करती हैं। इतना बात आप याद रखेगा, एग्जाम में यहीं कहीं से तोड़ मरोड़ कर एग्जामिनर आपके सामने सवाल प्रस्तुत करेगा, या आप क्वेश्चन जाके हल कीजिए अलग अलग किताबों को लेकर, आपको अपने आप लगेगा कि नहीं क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि किस तरंग में ध्रुवीकरण के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्रुवीकरण को बोलते हैं पोलराइज। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलराइज बोलते हैं ध्रुवीकरण। ठीक है, मैं आपको बता दूं, कभी वगैरह गाड़ी उड़ी में आप बैठते हैं तो कभी कभी रोशनी, जैसे कोई रात में गाड़ी में सफर कीजिए, अगर कांच वगैरह पुराना है तो रोशनी जो सामने से आती है ना फिल्टर होकर नहीं आ पाती, वो लगता है कि पूरा चमक रहा है। लाइट तो छोटी सी होती है लेकिन गाड़ी नहीं दिखाई देती आपको। ठीक है, क्योंकि जो शीशा होता है वो पोलराइज नहीं होता है। अगर पोलराइज होता तो फिल्टर करके आता, रोशनी हल्की हो जाती, सामने गाड़ी दिखता आपको। ठीक है, समझिए। मैं आप कभी कभी आपके मोबाइल के कैमरे में भी ऐसा होता होगा। ठीक है, कैमरा अच्छे से फोटो नहीं ले पाता, क्या होता है उसमें अनपोलराइज्ड जो रेज हैं वो आने लगते हैं, कैप्चर होने लगते हैं। तो जब पोलराइज होगा तभी क्लियरिटी आएगी, जब तक अनपोलराइज होगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि किस तरंग में ध्रुवीकरण के गुण दोस्तों विद्यमान रहते हैं, और कौन से तरंग है जिसमें ध्रुवीकरण के गुण विद्यमान रहते हैं, तो याद रखेगा अनुप्रस्थ में। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में किसके गुण विद्यमान रहते हैं दोस्तों, ध्रुवीकरण के गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और लिखते हैं। कह रहा किस तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता, वही वाली बात हो गई। अब यहां पे मैंने आपको दो चीजें सिखाया। चलिए, ये नहीं किया जा सकता तो सीधे सीधे आप अनुदैर्ध्य लिख लीजिए, क्या मतलब ज्यादा दिमाग खराब करने का। ठीक है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब क्या हो गया, हमेशा संचरण की दिशा में समानांतर गति करेगी, और क्या होता है यह अध्रुवीकृत होता है। ठीक है, अध्रुवीकृत होता है। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ होता है यह संचरण की दिशा में लंबवत गति करता है। अनुप्रस्थ यह लंबवत गति करता है और यह ध्रुवीकृत होता है। मैंने पता इसे कैसे याद किया था, पहले रट्टा खूब मारते थे। देखिए, अनुप्रस्थ में प्र ऐसे दिखेगा, फिर प्र, और ध्रुवीकृत में ध ऐसे दिखेगा। मैंने सोचा इसी को सिमिलर कर दिया। हमेशा याद रखेगा प्रस्थ वाले में ध्रुवीकृत होगा, नहीं तो आज पढ़ लिया, क्या गारंटी कि एग्जाम टाइम में आपको ये बातें याद रहेंगी नितिन सर की। लेकिन इस तरह से अगर आप छोटा सी बात अपने दिमाग में रख लिए ना, तो ये वाली बात जरूर आपको एग्जाम में याद आ जाएगी। आप क्वेश्चन हल कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक जो है महसूस होगा कि नहीं, नितिन सर ने जो कहा था सही कहा था। देखिए अगला सवाल, कह रहा विद्युत बल्ब यानी कोई लाइट है, ठीक है, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट या सूर्य से प्राप्त जो प्रकाश इत्यादि होते हैं, ठीक है, ये किस टाइप के प्रकाश होते हैं? आप मुझे बताइए, ध्रुवीकृत होते हैं या फिर अध्रुवीकृत होते हैं, कौन से वाले टाइप में होते हैं? ठीक है, जो इन जगहों से आ रहे हैं। ठीक है, याद रखेगा यह अध्रुवीकृत होते हैं। क्या होते हैं? अध्रुवीकृत होते हैं, अनपोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड कैसे? एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे एक कांच लीजिए और उसके उस पार एक बल्ब रखिए और बल्ब को घुमाइए। भाई घुमाने पे प्रकाश में कुछ ना कुछ आगे पीछे तो होना चाहिए, नहीं होता। क्यों? अनपोलराइज्ड है ना। पोलराइज्ड होता तो सब कुछ क्लियरिटी के साथ आता। ठीक है, तो ये जितना चीज आप देख रहे हैं, जहां जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, सब अनपोलराइज्ड होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है, जानना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए, कर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं या फिर पोलराइड का यूज करते हैं? किसका? दो चीजों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो पोलराइड लिख लीजिएगा। ठीक है, पोलराइड का यूज कर सकते हैं। दूसरा किसका यूज कर सकते हैं? निकोल प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपके परीक्षा में क्या ऑप्शन दिया है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? ध्रुवित प्रकाश, अगर आप पोलराइज्ड लाइट पैदा करना चाह रहे हैं तो इन दो चीजों का उपयोग किया जाए। आजकल जो चश्मे होते हैं ना, चश्मे के ग्लास को भी लोग पोलराइज बना रहे हैं। हाईटेक थोड़ा चश्मा होता जा रहा है। पहले क्या, चश्मे में केवल ग्लास होता था और उसमें लेंस लगा होता था। अब लेंस के साथ साथ उसमें बहुत सारा, जैसे यूवी लेंस आ गया। यूवी लेंस मतलब पराबैंगनी किरणें आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेंगी। अब जैसे आप सिस्टम वगैरह चला रहे, कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उससे जो रेज निकलता है, जो आंखों को इंपैक्ट देता है, प्रभाव डालता है, उससे आपकी आंखें कम प्रभावित होंगी, लेकिन बहुत कम होंगी। ठीक है, उसी तरह से पोलराइज्ड वाला भी आ गया है। उस चश्मे के अंदर पोलराइजेशन भी रखा जाए कि क्लियरिटी दिखे। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे पैसा लोगों को ज्यादा चाहिए तो कुछ न कुछ फीचर तो बढ़ाना पड़ेगा ना, सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। आगे लिख रहा है कि पोलोराइडो की फिल्म जो होती दोस्तों ये किसकी बनी होती है। ये जो पोलराइड होता है इसका फिल्म दोस्तों किसका बना होता है, तो ये दो चीजों का मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है जरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और परीक्षा में हो सकता है कोई एक ही दे दे, हो सकता है दोनों दे दे, या हो सकता है मिश्रण दे दे तो तीनों दे दे, ठीक है। याद रखेगा नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज का नाम याद रखेंगे। नाइट्रोसेलुलोज का मिश्रण करते हैं हर्पेथाइट के साथ। किसके साथ? हर्पेथाइट। किसके साथ? हर्पेथाइट, हर्पेथाइट, इन दोनों के मिश्रण से। हर्पेथाइट का एक और नाम है क्विनिन आइडोसल्फेट। इसको और क्या बुलाते हैं? इसका एक अन्य नाम है क्विनिन आइडोसल्फेट, क्विनिन आइडोसल्फेट, ठीक है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि क्या पता परीक्षा में क्या दे दिया है, ठीक है। मैं पता चला यहाँ पे नाइट्रोसेलुलोज पढ़ा के चला गया, ठीक है, और हाइपेथाइट पढ़ा के चला गया और एग्जाम में वो आया ही नहीं। एग्जाम में दे दिया उठा के क्विनिन आइडोसल्फेट, ठीक है। तो आप यही कहेंगे कि नितिन सर ने तो दिया ही नहीं, तो सब जानिए, ठीक है। आगे लिख रहा है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च एवं निम्न घनत्व को दोस्तों क्या कहा जाता है, ठीक है। जो उच्च और निम्न घनत्व होते हैं इसी को तो संपीडन और विरलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपीडन, कंप्रेस, ठीक है, एवं विरलन, ठीक है, विरलन। देखिए आपके मोबाइल में ना ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला होगा, ठीक है। जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कैसे ऐसे लाइनिंग चलती है ना। एक बार आप उसको ध्यान दीजिए, जहां आप बोलेंगे वहां ढेर सारी लाइन बन जाती है, जहां आप नहीं बोलेंगे वहां कम लाइन बनेगी। एक बार ऐसे सांस लीजिए, वो भी तो उसकी भी लाइन बनेगी, छोटी छोटी लाइन बनेगी, ठीक है। वो क्या बताता है? तो जहां ज्यादा लाइन है वही संपीडन है, ठीक है। ये अधिकता को दिखाता है। यह क्या दिखाता है दोस्तों? यह अधिकता को दिखाता है। विरलन जो तो यह क्या दिखाता है? यह न्यूनता। जहां एकदम साइलेंट रहेंगे वहां एकदम लाइन नहीं बनेगा। आप ट्राई करके देखो, मोबाइल लिए है ना, बस उसी में तो देखना है, केवल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही क्या है? यही कणों के उच्च और निम्न घनत्व का क्षेत्र है जो आप देख सकते हैं। करा एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? गर्त की गहराई, गर्त की गहराई हो या श्रृंग की ऊंचाई हो, दोनों किससे संबंधित दोस्तों? आयाम से संबंधित है, ठीक है। एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, याद रखेंगे। और दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, सुनिएगा ध्यान से, दो श्रृंगों या दो गर्तों के मध्य की दूरी, दो गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती दोस्तों? इसी को तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तरंगदैर्घ्य नाम दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बनता कैसे दोस्तों? यही है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे चलता है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया ना? कोई नहीं दिक्कत होगा, आराम आराम से पढ़ते चलिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोगों ने 6 विषय को विधिवत पढ़ लिया है। तो आप आज जो हमारी क्लास देख रहे हैं, 7वीं क्लास देख रहे हैं दोस्तों, 7वें विषय की क्लास देख रहे हैं। और 7वें विषय के रूप में हम लोगों ने अब फिजिक्स पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पढ़ना दोस्तों शुरू किया है, ठीक है। और फिजिक्स जो है दोस्तों ये हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया था और हम आज पढ़ रहे हैं 480 नंबर का लेक्चर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारे 25 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। आप पीछे के लेक्चर भी जाके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों सवाल कि सेलुलर फोन मतलब जो हम लोग फोन यूज करते हैं वही है, ठीक है। रेडियो, टीवी आदि में कौन सी तरंगे दोस्तों यूज की जाती है? देखिए बहुत आसान दे दिया, टीवी में या रेडियो, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी तरंगे यूज होती हैं। इसमें हमेशा रेडियो तरंगों का यूज किया जाता है। किसका? रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। भाई फोन चल रहा है, सैटेलाइट से कनेक्ट है, टीवी भी वैसे कनेक्ट है, ठीक है, रेडियो वगैरह भी उसी से कनेक्ट है, तो ऐसे याद रखेगा। राडार हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव 1 हो गया, उपग्रहों से सूचना लेने देने वाली बात हो जाए तो इसमें दोस्तों कौन से रेज होते हैं? ये माइक्रोवेव्स होते हैं, जिसे आप सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म
तरंग कहा जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये सब पीछे पढ़ाया गया था आपको। रिमोट कंट्रोल हो गया, रोगियों की सेकाई वगैरह हो गई, इसमें दोस्तों अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है, याद है ना आपको। अरे टीवी का जो रिमोट होता है, किसी चीज का रिमोट हो, टीवी का हो, कैमरा का हो, साउंड का हो, ठीक है, उसमें कौन सी किरणें होती हैं, तो अवरक्त किरणें। ये एकदम क्लियर कट दोस्तों पढ़ लीजिएगा, एकदम आपको निचोड़ दे रहा हूं। परीक्षा में बहुत बार फिजिक्स के सवाल यहां से बनते रहे हैं, तो इनको आप जरूर समझिए और अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल को देखिए। करा नाभिकीय अभिक्रियाओं एवं कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए, ठीक है, कैंसर सेल्स को नष्ट करने के लिए दोस्तों कौन सी तरंग यूज करती है, तो गामा सेल्स का यूज करते हैं, गामा रेज का यूज करते हैं, सेल्स कर रहा हूं मैं, गामा रेज का यूज करते हैं, इसे गामा किरण कहते हैं, ठीक है। कैंसर वगैरह में जब लोगों को क्या दिया जाता है, जब लोगों को क्या सीरम चढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है, तब दोस्तों उसमें क्या होता है, गामा रेज वगैरह का यूज किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यदि प्रकाश तरंग के कंपन, अच्छा, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत, लंबवत में हमेशा क्या होता है दोस्तों, लंबवत एक ही दिशा में हो और प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो क्या कहलाता है। देखिए जो लंबवत होता है वो अनुप्रस्थ में चला जाता है, बताइए पढ़े हैं ना। या फिर इसी को हम बोल दें समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि यहां लिख रहा है एक दिशा में सममित न हो, जब सममित न होने की बात करेगा तो ध्रुवी प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं समतल ध्रुवी प्रकाश, ठीक है, ध्रुवी प्रकाश। और मैंने एक चीज और बताया था, ठीक है, इसी में तो आपने अनुप्रस्थ वाली बातें पढ़ा था, ठीक है, अनुप्रस्थ की बातें पढ़ा था, ठीक है। अनुप्रस्थ दिखा देता हूं एक बार आपको एग्जांपल, नहीं तो आपको तो याद ही नहीं होगा। आइए दिखाता हूं, यहां देखिए क्या लिखा है कि किस तरंग में ध्रुवीकरण के गुण विद्यमान रहते हैं, तो आपने क्या लिखा, अनुप्रस्थ। और किसमें जो है ध्रुवीकरण के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं, तो आपने लिखा अनुदैर्घ्य, लिखा ना, वही चीज है, सवाल वही रहेगा, लेकिन घूम फिर कर दोस्तों आपके सामने आ रहा है। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, लिखा एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से दोस्तों प्रेजेंट किया जाता है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश की संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से सम्मित होते हैं, खाली इतना याद रखेगा, अगर वो चारों दिशा में सम्मित होते हैं दोस्तों तब क्या कहलाते हैं, तब दोस्तों अब देखिए चारों दिशा में हो जाएंगे तो हो जाएगा अनुदैर्घ्य वाला पालन करेगा, तो अध्रुवीय हो जाएंगे, अनपोलराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, अध्रुवीय प्रकाश, ठीक है, ध्रुवी प्रकाश और अध्रुवी प्रकाश, ये आप याद रखेंगे। बस इतनी सी बातें दोस्तों आपसे पूछ रहा है, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं दिया गया है। आगे देखिए, करा एक गैसीय आयनीकरण डिटेक्टर, ठीक है, वो क्या करता है, आयनीकरण को दोस्तों डिटेक्ट करता है, पहचान करता है। लिख रहा है कि इसके उपयोग से गामा किरण का पता लगाया जा सकता है, यक्स किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, इन सब का पता लगाते हैं। तो हम इसे क्या नाम देते हैं दोस्तों, इस डिटेक्टर को हम क्या बुलाते हैं, सवाल यही पूछ रहा है कि ये जो डिटेक्टर है इसे हम क्या बुलाते हैं, इसे हम गीगर मूलर काउंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गीगर मूलर काउंटर के नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में इसे गीगर काउंटर भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इसे गीगर काउंटर भी बुलाते हैं, वैसे गीगर मूलर काउंटर कहिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगला सवाल, करा दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सीमा दोस्तों क्या होती है। तरंग दैर्घ्य सीमा हमेशा याद रखेगा, इसको नैनोमीटर में लिखा जाता है, ठीक है, यह नैनोमीटर में होती है, इसीलिए इसको हम एनएम में लिखते हैं। अब होती कितनी है, रियल में देखेंगे तो 380 एनएम से शुरू होती है, लेकिन जब लोग लगभग में लिखते हैं तो इसी को कहते हैं कि 400 एनएम, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट वाला ही बता रहा हूं। और जब लगभग में जाते हैं तो लोग 700 एनएम तक चले जाते हैं, ठीक है, ये लगभग वाले बोलते हैं कि 400 से लेकर 700, यानी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, दृश्य प्रकाश की, ठीक है। लेकिन जब हम रियलिटी में चलते हैं तो हम चले जाते हैं 780 एनएम तक। तो दोनों आंकड़े हैं, मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में लगभग वाला देगा या ओरिजिनल वाला देगा, तो दोनों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोनों बातों को आप याद रखेंगे। कह रहा प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये 17वीं शताब्दी में दोस्तों क्रिस्टियाना ह्यूजेंस ने प्रस्तुत किया था। किसने, क्रिस्टियाना, ठीक है, क्रिस्टियाना, ठीक है, क्रिस्टियाना ह्यूजेंस, ठीक है, ह्यूजेंस, ठीक है, ह्यूजेंस याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसे
तरंगार्थ, ऐसे तरंगाग्रत ऐसे करके नाम कुछ रहता है, ठीक है। एक अच्छा सा शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। ये सिद्धांत दोस्तों यहीं से संबंधित है, तो इसे आप याद रखेंगे। परमाणु संरचना का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था? तो अब इसमें देखिए दो उत्तर बनता है, ठीक है, दो उत्तर बनता है। अगर हम पहली बार देखेंगे सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तब तो सर्वप्रथम में डाल्टन का नाम याद रखेंगे। किसका नाम? सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, ठीक है। लेकिन सर्वमान्य दोस्तों, जो सबसे ज्यादा मान्य है, सर्वमान्य, ठीक है, सर्वमान्य दोस्तों वर्तमान में किसने दिया है? तो नील बोर ने दिया है। किसने दिया है? नील बोर वाले का दोस्तों ज्यादा मान्य है, इसको आप याद रखेंगे। नील बोर को ही नील्स बोर, बोहर लिखा रहता कहीं पे, इन्हीं को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता नील्स, हिंदी में देखेंगे तो कहीं कहीं पे बोहर, ऐसे ऐसे मिलेगा, एक ही बात है, नील बोर या नील्स बोहर, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये आपका अच्छा सवाल होगा। परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो पहली बार तो डाल्टन ने दिया था, बाद में उसको और लोगों ने अपडेट किया, ठीक है। रदरफोर्ड वगैरह का नाम भी आता है, ठीक है, बीच में उन्होंने भी अपडेट किया था। फाइनली दोस्तों नील्स बोर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसे अब दोस्तों जगत में सबसे ज्यादा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था? ये तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, हाँ, ठीक है। और यहां पर 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, दूसरा दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया, और तीसरा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन तीनों की खोज के बारे में आप याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किया जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो याद रखेगा रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। उसी तरह न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? ठीक है, चैडविक ने किया, ठीक है, चैडविक, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 नाम हैं, ये तीनों को आप याद रखेगा। इसी को हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक फार्मूला बनाए थे, हर बच्चा पढ़ा होगा, ईंट पर नाच ना, तब बचपन में पढ़ा गया और आज तक नहीं भूला गया, ये सब सही था, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से जे थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ठीक है। तो इस सबको आप याद रखेंगे, बड़ा प्यारा सा सवाल है। कह विद्युत अपघटन का नियम दोस्तों किसने प्रस्तुत किया है? तो विद्युत अपघटन का नियम प्रस्तुत किया है माइकल फैराडे ने। किसने किया दोस्तों? विद्युत अपघटन का नियम किसने प्रस्तुत किया है? माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया। अच्छा, क्या होता है विद्युत अपघटन का नियम? तो याद रखेगा, यह विद्युत धारा और रासायनिक परिवर्तन के बीच संबंध को बताता है, ठीक है। क्या करता है विद्युत अपघटन का नियम? तो याद रखेगा, विद्युत धारा एवं रासायनिक परिवर्तन के मध्य संबंध की व्याख्या करता है, संबंधों को बताता है। कौन सा? ये जो सिद्धांत है विद्युत अपघटन का नियम, ये इसी के बारे में, ठीक है। जब आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे फैराडे का नियम तो दोस्तों ये सारी बातें आपको मिलेंगी। ध्वनि तरंगे होती हैं, कितने बार मैं बताऊं भाई, ध्वनि तरंगे जो होती हैं यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? वो अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? प्रकाश तरंगे यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा संचरण के समानांतर गति करती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा संचरण के लंबवत गति करती हैं, ठीक है। हो गया सवाल, यही है ना। फिर दे दिया ध्वनि क्या है। अब ये मानेगा नहीं, देखिए हर बार ये सवाल जो देता है ना, ये आपसे कुछ अलग जानना चाहता है। अभी ऊपर पूछा कि देखिए यहाँ ध्वनि के साथ एक वेव्स दे रहा है कि ध्वनि तरंगे होती, तो आपने कहा अनुदैर्ध्य, ठीक है। यहां पूछ रहा है ध्वनि क्या होता है दोस्तों, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है, जो तरंग के रूप में संचरित होती है, ठीक है। तो जैसा एग्जामिनर पूछना चाहे उसको उसी हिसाब से आपको सेटिस्फाई करना है, उसी अनुरूप दोस्तों आपको उत्तर देना है। कह हमारे कानों द्वारा कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि दोस्तों अनुभूति की जाती है? तो याद रखेगा यह मामला आता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम दोस्तों सुन सकते हैं, आप याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये जो 20,000 हर्ट्ज जो होता है ना, इसी को हम 20K बोल देते हैं, 20K हर्ट्ज, ठीक है। के मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? हजारों ही तो बोलता है। तो ये कुछ कहीं कहीं पे मान लीजिए 20,000 ना लिख करके ये 20K हर्ट्ज लिख दिया तो भी दोस्तों क्या हो जाएगा? कुछ अलग है क्या?
अरे के का मतलब 1000 होता है, चाहे 20,000 लिखे चाहे 20K लिख लीजिए, एक ही बात है, 1000 को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ नया नहीं है। कई बार देखा सवाल ऐसे दे दिया, बच्चा सोचा कुछ नया आ गया है, ठीक है। के माने यहाँ क्या हो जाता है 20,000 किलोवाट, सोचेगा नहीं ऐसा किलो उलो पे नहीं जाना, किलो हर्ट्ज, ठीक है। आप के हर्ट्ज बोलिए ज़्यादा सही है, ठीक है, 20K हर्ट्ज। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को एक बार पढ़ के देखें दोस्तों, आनंद आ जाएगा। हम देखिए बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं बनाते हैं, बहुत मेहनत से, शिद्दत से, धीरे धीरे एक एक विषय पर रिसर्च करके आपको चीज़ें दे रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ना तो आप लाखों रुपए खर्च करके, अगर किसी बड़ी कोचिंग में भी आपने पढ़ा होगा ना, आप कंपेयर कर लीजिएगा हमारी स्टडी 91 के नोट्स को या किसी भी क्लास को, आपको जितना गुणवत्ता और जितना क्वालिटी कंटेंट यहाँ मिल जाएगा और कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ट्राई कर लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने है। मैं अपने बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए एक मौका दीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। कहीं कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल अगर किसी वजह से नहीं उठ पा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दीजिए, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज लिख दीजिए, सर हमें कॉल कीजिए, हमारी ये समस्या है। हमारी टीम आपको न फ़ोन करे तो बताइए, ठीक है। मान लीजिए मैंने ही आपको कॉल किया, आप कहीं बिजी नहीं उठा पाए तो इससे अच्छा है कि व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो जाइए, तो कम से कम मदद आपको मिल जाएगी। हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसी पे सारी क्लास चल रही है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और इसी पे सारी क्लास आप अटेंड कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान थे, तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आप आ जाइए वैदिकी पे, ठीक है। एक वेबसाइट है दोस्तों वैदिकी.com, ठीक है। यहाँ चले जाइए तो यहाँ से आप दोस्तों पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। ये फ्री वाली पीडीएफ भी मिल जाएगा और अगर आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाह रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल कराया गया, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।